सियासी यात्राएं सत्ता परिवर्तन तो कर सकती हैं, पर हाथ से हाथ जोड़ देश को जोड़ने में वह ज़्यादातर सफल नहीं हो पाती हैं। इसका कारण है कि किसी भी प्रकार की सत्ता अपने साथ एक विपक्ष को भी जन्म देती है। और अगर हम आज़ादी के बाद का दौर करें तो केवल नेहरूवियन एरा को ही छोड़ दें तो किसी भी एरा में हम ये नहीं देखते हैं कि सरकार विपक्ष को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है, ज़्यादातर डिबेट्स में, बल्कि उन डिबेट्स में वह अपनी हेजेमनी और डिबेट को पूरा कैप्चर करने की स्थिति में ही होती है। गैर सियासी यात्रा जैसे मसलन भारत जोड़ो, जो दलगत राजनीति से ऊपर हट जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक मुद्दे, फेडरलिज्म, इनको मुख्य पटल पर देश के लाती है। सिविल सोसाइटीज़, जन आंदोलनों का इनके साथ शुरुआत से ही जुड़े होना और अब तक इनको पूरा सपोर्ट देना, दूसरे जो ग्रुप्स हैं, गैर राजनीतिक ग्रुप्स, बच्चे, महिलाएं, मजदूर, किसान, ट्राइबल्स, दलित इत्यादि, इन सब का इसके साथ लगाव जो एक इसके भीड़ में दिखती है, वह भीड़ जिसमें लाखों लोग अब जुड़ते जा रहे हैं। और ये जो कंपोजिशन है डेमोग्राफी के हिसाब से, ये पल पल चेंज भी हो रहा है। अगर संयुक्त रूप में देखें तो कहीं ना कहीं करोड़ों लोग इस यात्रा का डायरेक्ट पार्ट हो चुके हैं, फिजिकल रूप में ही। और अगर उनके आँखों और कानों द्वारा जो अनुभव है उन्होंने अपने परिवार में और 5-6 मित्रों को ही साझा किया होगा, तो शायद ही भारत का कोई नागरिक या घर होगा जो इस डायरेक्ट जो उन्होंने इस यात्रा का अनुभव अपने मित्रों से किया जो यात्रा में शामिल हैं। तो यह बहुत बड़े अजूबे की बात है। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो जिस हिसाब से बायकॉट किया, उसने कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पाप कर दिया है। पर एक पुण्य भी उसने किया। जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, उनके हवाले 21वीं सदी का इस महानायक भारत जोड़ो यात्रा को पूरी तरह कर दिया है। लोग अब सत्य हिंदी जैसे चैनलों पे हो रही जो डिबेट है, द वायर पे हो रहे विश्लेषण है, C2 मंच है, फॉरम 4 है, आर्टिकल 19 है जो नवीन कुमार जी का है, नेशनल है, द नेशन है, नेशन 360 है, 4 PM है, इनमें हो रही जो हाई क्लास की डिबेट्स देखने के बाद तो शायद ही अब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ उनमें हो रही तू मैं डॉग फाइट की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। समय बहुमूल्य होता है और मोबाइल ज़्यादातर लोगों के पास है, तो वह अपना ज़्यादातर समय इन्हीं चैनलों पर गुजार देते हैं, इन छोटे छोटे चैनलों पर जिनके व्यूवरशिप लाख से 2 लाख भी पहुंचने लगे हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को देखें तो 3-4 लाख भी वहां हमको दिखते हैं। 4 PM के लाइव चैट्स हो गए। अशोक वानखड़े जी के जो चैनल हिंद वॉइस और लाउड इंडिया, इनको भी सुनने वाले के, तो अगर संयुक्त रूप में इनको देखें तो ये पूरे के पूरे दर्शक गण जितने भी श्रोतागण हैं उनको कवर कर रहे हैं संयुक्त रूप में, और एक पल भी कहीं उनको छोड़ नहीं रहे हैं। तो जो नैरेटिव अब सेट कर रहा है वास्तव में इस तरह के मीडिया सेट कर रहा है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया, रवीश कुमार जी के NDTV को अगर हम छोड़ दें, अब तो रवीश कुमार जी भी उसमें नहीं रहे, तो जो उनका नैरेटिव हर समय चलता था टकराव की राजनीति का, अवसरवाद की राजनीति का, छद्म राष्ट्रवाद का, हर समय लड़ाने भिड़ाने का, हिंदू मुस्लिम डिबेट का, तो ऐसे लगता था कि अब वहाँ से तो उभरना नामुमकिन ही हो गया है। और पर जो भारत जोड़ो यात्रा ने इस मीडिया को बल दे दिया, और इस मीडिया ने भारत जोड़ो यात्रा की भीड़ को जो घर घर पहुँचा दिया। परस्पर इन दोनों ने जो नया नैरेटिव अभी फ़िलहाल
भा भारत में सेट किया है, जो भारत के लोगों के असल मुद्दे हैं, उस भारत के जो महंगाई से जूझ रहा है, बेरोज़गारी से लड़ रहा है, तो वो आगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसे गोल्स, अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के साथ जो न्याय होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा है। और 2040 तक जो हमको फ़ायदा मिलना चाहिए और हमारी पोजीशन जो विश्व में, जो वास्तव में हम विश्व गुरु हर क्षेत्र में बन सकते हैं, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा ने इसको हमारे सामने उकेर के रख दिया है। 2 हिंदुस्तान जो कुछ करोड़ अरबपतियों का है, कुछ लोगों का है, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि वो जो भी सपना देखना चाहते हैं, अगर वो सब्जी भी बेचना चाहते हैं तो वो मॉल खोल लेते हैं, और अगर वो बड़ी इंडस्ट्री भी लगाते हैं तो वहाँ पे भी दिख जाते हैं, उनके हर सपने पूरे होते हैं। और दूसरी ओर आप कुछ भी, कितने भी मेहनती हों, कितने भी एग्ज़ाम दे रहे हों, कुछ भी प्रयत्न कर रहे हों, कुछ भी ख्वाहिशें हों ज़्यादातर आबादी की, तो वो कहीं न कहीं आज धरी की एक तरफ धरी रह जा रही है। उनके सपनों का कोई मतलब रह नहीं जा रहा है। तो यात्रा ने जो इस तरह के बेसिक्स पर काम किया है, उसको लोग अब उनके नज़रिए में फ़र्क आ रहा है। कहीं न कहीं चाय पान की दुकानें हों या गाँव के जो छोटे-छोटे जो बैठने उठने की जगह है, यात्रा के जो मुद्दे हैं अब वहाँ मेन मुद्दे बन रहे हैं। और बहुत से लोग जो पहले इस तरह के मुद्दों पर कन्नी काट के चला जाया करते थे, अब उसकी ओर निगाह रोक कर उन मुद्दों को सुनते हैं। लोकल न्यूज़पेपर्स, लोकल टीवी चैनल्स, जिसका मैंने कभी नाम नहीं सुना था, अगर फेसबुक ही देख लीजिए, उनके पेजेस देख लीजिए तो पूरी तरह से भरे हैं। गुलबर्गा टाइम्स एक जैसे है, पीटीसी न्यूज़, पल्स न्यूज़, बाराबंकी इत्यादि। तो इन सब में मैंने कहीं न कहीं भारत जोड़ो यात्रा को और उसके अलग अलग पहलुओं को देखा है। आईडीज़ को, बहुत सारी छोटी-छोटी आईडीज़ हैं जो 1000 2000 व्यूवरशिप लिए हुए हैं, लाइक्स लिए हुए हैं, और छोटे-छोटे पहलुओं पर राहुल गांधी अगर कहीं किसी, मतलब एक लोग कुत्ते के साथ मिलने आए थे, तो उस कुत्ते को भी शायद वो एनडीटीवी ने कवर किया था, तो वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैंने देखा। हाँ, वो अनुराग तिवारी जी की ही रिपोर्ट थी। तो ये जब आदमी जब पैदल चलता है, तो वह वास्तव में लोगों के साथ-साथ प्रकृति से भी मिलता है, और उन परिस्थितियों में वो रास्ते में अब गाय से भी मिल रहा है, सड़क पे स्ट्रे डॉग्स जो हैं उनसे भी मिल रहा है। तो अगर हम इसी तरह टकराव की पॉलिटिक्स में उलझे रहेंगे और बेरोज़गारी और महंगाई में ही फंसे रहेंगे, तो भाई अपने इन 2 साथी जो होते हैं, कुत्ते बिल्ली और जो ये गाय हैं, इनके विषय में कब सोचेंगे? केवल नियम कानून बना देने से ही हम इनके साथ हित नहीं कर पाएंगे। हमें देखना होगा इनकी आबादी कितनी है। जो लोग गाय पाल रहे हैं, वो अपनी गायों को पूरी तरह उनकी रक्षा कर रहे हैं कि नहीं, कि केवल दूध लिया और दूध लेने के बाद उनको सड़क पर छोड़ दिया। कितनी उनकी कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से वो उतना पालें। आवारा कुत्ते हैं, उनकी भी समस्या मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं न्यूज़ कभी केरल से आती है तो कभी गुड़गांव से आती है। पर कुत्ता तो हमारे धर्म का एक, मतलब समझ लीजिए कि एकदम अभिन्न अंग है। युधिष्ठिर के साथ स्वर्गलोक में तो वही गया था। हमारे कुत्ते भी टेरिटोरियल होते हैं, उनका भी एक अधिकार क्षेत्र होता है। तो सरकार को जो हमारी गाय हैं, जो हमारे आवारा पशु हैं, कुत्ते हैं, इनके पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी एक पर्याप्त स्टरलाइजेशन पॉलिसी भी लानी चाहिए, ताकि इनका वैक्सीनेशन हो सके, ताकि लोगों को नुकसान ना हो, ये पागल ना हो। प्लस इनका स्टरलाइजेशन अगर समय पे होगा तो ऑलरेडी आप देखेंगे कि ज़्यादा नहीं, 1-2 सीज़न में ही ये पूरी की पूरी जो समस्या है, चाहे गाय के है जो खेत में चले जाते हैं, या जो आवारा कुत्तों की बाढ़ सी आ गई है, ये सब पूरे कंट्रोल में हो जाएंगे। और इनको एक दूसरे जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने से समस्या का कोई हल नहीं है। पर हमारा दान यहाँ कब जाएगा? हम तो उलझे हैं कहाँ, हम तो पठान फिल्म में ही उलझ गए। लेकिन पठान फिल्म में हमने देखा कि सदी के महानायक जो हैं वो शाहरुख खान जी के साथ दिखे, और वो मुझे बहुत दिनों बाद
जिंदा दिखे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के लिए उन्होंने बोला। तो ये भारत जोड़ो यात्रा का ही आत्मबल है जो ये चेंज लाया है। मैं तो बड़े बड़े जो अपने संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अब जिंदा देख रहा हूँ, खासकर सुप्रीम कोर्ट को देख रहा हूँ, जो अपने नए चीफ जस्टिस आए हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, उनके अगुवाई में खासकर, जिसकी एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि रमन्ना साहब और UV ललित साहब में पहले बन चुकी थी, लेकिन अब जिस हिसाब से कोर्ट दिखता है कि वो उसका लहजा दिख रहा है, चाहे चुनाव आयोग का ही मैटर ले लीजिए, चाहे आप ईडी के विषय की बात कर लीजिए, या फिर आप इधर चुनाव आयोग, ईडी हो गया, और ये भी चाहे मज़दूर जो कोरोना के समय मज़दूर बेचारे बहुत से लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसमें संजय किशन कौल साहब की बेंच की बात कर लीजिए, और भी जो मुद्दे हैं 370 हैं, CA हैं, अब इन सब की सुनवाइयाँ हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है देश के इस बदलाव को, जो हमारी जिस पे मतलब संविधान के कानूनों की व्याख्या और हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा का दायित्व है, वो उसको भी फील कर रहा है। अब वो पूरी तरह, अब तो जो बहसें हो रही हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट तौर पे कह दे रहे हैं कि भाई, संकेत कर रही हैं कि सरकार को जनता जीवन भर के लिए नहीं चुनती है, मात्र 5 सालों के लिए टेम्पररी ही चुनती है। उनका काम है जो भी संसद में कानून बनता है उस हिसाब से गवर्नेंस करना, और अगर उसमें कोई चूक होती है और उसमें कोई जवाबदेही की बात होती है, त्रुटि सुधारने की बात होती है, तो वो सरकार का कार्यक्षेत्र नहीं है। वो सीधा सीधा जो संविधान ने इसके लिए पावर दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही पास है। और उनकी नियुक्ति में किसी भी तरह से जो ये 5 सालों के लिए टेम्पररी सरकार हो, कितने भी जनमत से आए, वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, वरना ये पूरा का पूरा जो हमारी संवैधानिक ढांचा है, जो रूल ऑफ लॉ है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। चुनाव आयोग में का भी हालिया एग्जाम्पल सबके सामने है, जैसे 24 घंटे के अंदर नियुक्ति एक तरफ हो जाती है और दूसरी तरफ पता लगा कि जितनी वैकेंसीज हमारे देश में न्याय के लिए लोग तरस रहे हैं वो पेंडिंग पड़ी है सरकार के साथ, और उस पर जल्दी नोटिफिकेशन आता भी नहीं है। जैसे कल वाजपेयी साहब के वीडियो में भी ये बात उजागर हुई। तो भारत जोड़ो यात्रा का जो इफ़ेक्ट है वह हमारी जो कोर वैल्यूज़ हैं, अगर 20वीं सदी हम कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट गांधीयन मास मूवमेंट से उपजे हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं उसके लिए थी, तो आज 21वीं सदी का ये जो महानायक है, ये भारत जोड़ो यात्रा है, जो जीवन के हर क्षेत्र में उन्हीं मूल्यों को फिर से स्थापित कर रही। वो इसलिए नहीं स्थापित कर रही कि उसकी जिद है या हम वो पुरानी चीज़ों को ही वो लाना चाहे, बल्कि हमारी जो भी आधुनिकता है, जो भी बराबर के अधिकार हैं, जो भी इंक्लूसिविटी है, जो भी डाइवर्स वॉइसेस हैं, जो भी हमारी आत्मशक्ति है, और जिस चीज़ में भारत विश्व गुरु है, हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मामले में विश्व गुरु और IT सेक्टर्स इत्यादि उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वास्तव में हम डाइवर्स वॉइसेस, अलग अलग सभ्यताओं को एक साथ लेकर चलने वाले यूनिक फोर्स हैं, और इसका कोई दूसरा कहीं पे भी दूसरा एग्जाम्पल पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए एक वॉइस नहीं, सारी वॉइसेस को उनसे शक्ति अर्जित करके एक यूनिफाइड देश हमको चाहिए। और भारत जोड़ो यात्रा, अगर मैं इनका मूल्यांकन अभी कर रहा हूँ तो ये केवल एक छोटा सा एक मूल्यांकन है। जब ये यात्रा पूरी हो जाएगी और जब आने वाले समय में फिजिकल रूप में यात्रा खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतेगा और जब कठिन समय आएगा तो इस यात्रा का फिर से जब मूल्यांकन होगा, इसका रंग जब और लोगों के मस्तिष्क में गहरा होगा, और विपरीत परिस्थितियों में जब ये हमें साहस देगा, शक्ति देगा। कैसे उस दौर में ये यात्रा चालू हुई थी जब विपक्ष के लोग सड़क पर निकलने से कतराते थे, वो जैसे ही निकलते थे तुरंत फोर्स आ जाती थी, तुरंत छावनी बदल दी जाती थी। कैसे सुदूर दक्षिण से यात्रा चली हो, आज पूरे के पूरे 6 राज्य कवर करते हुए अब यात्रा कंप्लीट होने जा रही है, और कहीं पे कोई
विवाद नहीं हुआ। इसने सबसे बड़ी बात, कहीं कोई विपक्ष को जन्म ही नहीं दिया, उनको कोई आधार ही नहीं दिया। ये भारत के आधुनिक इतिहास, भारत के संवैधानिक संस्कृति, भारत के मूल्यों, भारत के लोगों की यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा नहीं। बल्कि ये हर उन दल, हर उन पब्लिक लाइफ में लोग जो हैं, जो भारत के आम नागरिक हैं, उनकी एस्पिरेशंस की यात्रा है। ये 21वीं सदी का ये यात्रा महानायक है। और इसके एक नायक की अगर बात करें, राहुल गांधी की बात करें, अभी कल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सभी पत्रकारों ने सारे सवाल पूछे, लेकिन जब एक सवाल जो सबसे ज़रूरी था चाइना के विषय में, वो किसी ने नहीं उठाया, तो राहुल गांधी जी ने स्वयं उसका जिक्र कर दिया और बहुत ही बहादुरी से सारी बातें, जो भी चाइना का थ्रेट है, एकदम उसकी हकीकत है, बिना किसी के मतलब अतिशोक्ति या किसी के मतलब पैम्पर किए, उन्होंने स्पष्ट बातें खड़ी करी, एकदम वहाँ पे रख दी। तो हमने देखा कि एक राजनेता एक पत्रकार का रोल भी अदा कर रहा है। जब मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार अपने इस रूप से भाग गए, वो आम और सेब और अमरूद खाने और उस पे ही रह गए, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। रघुराम राजन साहब का जब इंटरव्यू राहुल गांधी जी ने लिया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पत्रकारों की, मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों की रातों की नींद उड़ा दी, उनकी आत्मा को कुरेद दिया कि जो प्रश्न ये आदमी पूछ रहे हैं, क्या वो प्रश्न हम अपने देश के शासकों से पूछ पाए इन 8 सालों में, या उसके लिए कभी उनको बुलाया गया, इतनी आज़ादी मिली। तो राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं जो पत्रकारों की आत्मा है, उनको भी अपने साथ जोड़ लिया है। अब समय कम है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल गेन्स की बात बहुत बार उठती है कि भारत जोड़ो यात्रा इसमें कहाँ तक कामयाब रही। तो मैंने जो अभी आपको पृष्ठभूमि बताई है, इस लिहाज से इलेक्टोरल गेन्स और इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है, इसके गेन्स बहुत ही छोटे दिखते हैं। इस यात्रा में कांग्रेस के ही लोग नहीं, बल्कि वो सारे लोग, ज़्यादातर मैं तो कहता हूँ कि विपरीत आइडियोलॉजी के भी लोग इससे संतुष्ट नज़र आए। और अगर इसके मूल्यों को अपने लाइफ में, अपने आइडियोलॉजी में, पार्टीज में, अपने सियासत में भी यूज करेंगे, तो कांग्रेस के अपोजिट गवर्नमेंट भी कहीं दूसरी जगह बनती भी है या रीजनल पार्टीज की भी बनती हैं, तो ये मूल हमेशा एक गाइडिंग फोर्स की तरह रहेंगे। उम्मीद है भारत जोड़ो यात्रा का ये जो आकलन है, ये आगे भी जारी रहेगा। और जो मैंने अपने दृष्टांत से, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से जो भी चीज़ें बोली हैं, जब अपोजिट आइडियोलॉजी के लोग, डाइवर्स वॉइसेस के लोग अपने दृष्टांत के हवाले जब आगे इसका मूल्यांकन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को और भी गहरा पाएंगे। और ये मूल्यांकन सदी का मूल्यांकन होगा, क्योंकि अनंत मूल्यांकन होगा, इनफाइनाइट मूल्यांकन होगा, क्योंकि ये हमेशा साहस देगा कि जब अंधेरा हर जगह था, तब एक व्यक्ति अपने 2 सारथियों के साथ, जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह, जो सीनियर मोस्ट का लीडर्स हैं, उनके साथ वो सुदूर दक्षिण से अकेला निकला था। और आज जब बड़े बड़े नेताओं को गाड़ी गाड़ी भर भर के भीड़ इकट्ठा करनी पड़ती है, पैसा खर्च करना पड़ता है, तो उस दौर में स्वतः लोग एक नदी की तरह, जैसा राहुल गांधी जी ने भी बोला, उनको साथ जुड़ते गए, चलते गए। और वो अपनी ऊर्जा से नहीं, बल्कि भारत के इन्हीं लोगों की ऊर्जा के साथ वो आज राजस्थान से आगे अब बढ़ने को तैयार है। मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सर।